हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दर्पण क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं वीएन आर्य आपको इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, जिसमें अपन देखेंगे कि मैथमेटिक्स को बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ेंगे। और इसमें आपको रेलवे, एसएससी और अदर स्टेट की और राजस्थान की एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक्स सभी क्लियर करवाए जाएंगे। और कमजोर से कमजोर बच्चा भी कंप्लीट मैथ सीख पाएगा। तो मेरे दोस्त, आपको सबको मालूम है कि मैथमेटिक्स कंप्लीट अर्थमेटिक, एडवांस और स्टैटिक्स मैथमेटिक्स को मिलाकर के बनेगी, जिसमें अपन सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सभी दोस्त इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स इस चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। तो मेरे दोस्त, अपन सबसे पहले चलेंगे नंबर सिस्टम से, उसके बाद अपन मैसेले से, दशमलव भिन्न, सरलीकरण, आगे की एक्सरसाइज चलती जाएगी, प्रतिशत, लाभ, हानि, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज। ये एक्सरसाइज अपन आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद अपन एडवांस मैथ पढ़ेंगे और फिर स्टैटिक्स पढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त, अगर आपको लास्ट में ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। आप हमें जितना प्यार दोगे इस चैनल के माध्यम से, हमको भी पढ़ाने में उतना ही अच्छा मजा आएगा। तो मेरे दोस्त, आप आइए अपन चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। मैथमेटिक्स में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे दोस्त नंबर सिस्टम। तो देखिए, आज अपन सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। पहली एक्सरसाइज, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मेरे दोस्त हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं? संख्या पद्धति। तो मेरे दोस्त, आपका एक शब्द आया है संख्या। क्या? संख्या। अब मेरे दोस्त, ये संख्या बनती कैसे है? अंकों से मिलके। किससे बनती है? अंकों से मिलके। ये संख्या बनती किससे है मेरे दोस्त? अंकों से मिलके बनती है। अब अंक होते क्या है? ये गणित की छोटी से छोटी इकाई है। क्या बात समझ में आई? तो ये गणित के अंदर टोटल अंक कितने होते हैं, अपन पहले इस पे बात करते हैं। इन अंकों से मिलके क्या बनाएंगे अपन? संख्या। तो मेरे दोस्त, गणित में कुल अंक कितने होते हैं? तो मेरे बच्चे, आप जानते हो कि गणित के अंदर कुल अंकों की संख्या 10 होती है। और कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 9 तक। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल अगर इनको काउंट किया जाए मेरे दोस्त, तो ये टोटल अंकों की संख्या कितनी होगी? 10। कितनी होगी? 10। तो गणित के अंदर कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उसमें अपना मैजिक अंक कौन सा होता है? एक अंक होता है मैजिक अंक, जो मेरे दोस्त आपका कौन सा होता है? 9। अगर आपसे कोई पूछे कि गणित का मैजिक अंक कौन सा है, तो मेरे दोस्त, आपका गणित का मैजिक अंक कहलाता है 9। कौन सा अंक कहलाता है? 9। तो मेरे दोस्त, आप इधर देखिए एक बार। अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले पढ़ेंगे अपन संख्या। संख्या बनती कैसे? अंकों से मिलकर। और अंक गणित में कुल कितने होते हैं? 10। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 9 तक। इसमें 9 आपका कौन सा अंक होता है? मैजिक अंक। क्या बात यहां तक समझ में आई? अब इन अंकों से मिलकर के अपन बनाएंगे मेरे दोस्त संख्या। अरे क्या बनाएंगे? संख्या। इन अंकों से मिलकर क्या बनेगी अपनी दोस्तों? संख्या। अब संख्या कौन कौन सी होती है? संख्या कौन कौन सी होती है वो अपन देखते हैं मेरे दोस्त। अपन पढ़ेंगे अब संख्या। तो देखिए, तो सब दोस्त जानते हैं संख्या कितने प्रकार की होती है। तो मेरे दोस्त, संख्याएं आपकी जो प्रकार की होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो मेरे दोस्त होती है वास्तविक। कौन सी? एक तो अपनी होती है वास्तविक, और एक मेरे दोस्त होती है काल्पनिक। कौन सी? काल्पनिक। देखिए दोस्तों, संख्याएं कितने प्रकार की होती है? टोटल 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है वास्तविक और एक होती है अपनी काल्पनिक।
वास्तविक को बोलते हैं मेरे दोस्त रियल नंबर्स, और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स में पहला आपका अक्षर है वो आ रहा आई, और उस स्मॉल आई को मेरे दोस्त यहाँ बोला जाता आयोटा। अरे क्या बोला जाता है? आयोटा, जो क्या है दोस्त मेरे, काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। अरे किसको प्रदर्शित करता है? काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित करता है। आयोटा क्या है, किसको प्रदर्शित करता है? काल्पनिक संख्या को। आयोटा आया कहां से मेरे दोस्त? काल्पनिक को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी। इमेजिनरी का पहला ही अक्षर क्या होता है? आई, और उस आई को यहाँ गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? आयोटा। और आयोटा प्रदर्शित करता है काल्पनिक संख्या को। आपको एक चीज याद और रखनी है कि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्त, वो होती है -1। कितनी होती है? -1। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? -1। तो आपने देखा कि काल्पनिक संख्या वो प्रदर्शित करते हैं आयोटा से, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब मेरे दोस्त आपको मैं पूछूं, इधर देखो, अगर आपसे कहा जाए कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी है और काल्पनिक संख्याएं कौन कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अगर डिफरेंस करना चाहे कि काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, तो आपको सिर्फ छोटी सी बात याद रखनी है कि इस दुनिया की कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका वर्ग करके देख लो, अगर वर्ग करने के बाद अगर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है तो मेरे दोस्त वो वास्तविक संख्या कहलाएगी, और अगर काल्पनिक संख्या प्राप्त होती है तो वो अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है तो वो काल्पनिक संख्या कहलाएगी। कैसे? जैसे समझिए, इस दुनिया की चाहे धनात्मक संख्या हो, संख्याएं दो ही प्रकार की, या तो धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी, कोई सी संख्या हो धनात्मक या ऋणात्मक कोई सी भी हो, अगर उसका वर्ग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? वर्ग कर दिया जाए, तो वर्ग करने के बाद क्या, अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, कौन सी संख्या प्राप्त हो? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या प्राप्त हो, तो मेरे दोस्त वो कहलाएगी आपकी वास्तविक। और अगर ऋणात्मक प्राप्त हो, कौन सी प्राप्त हो वर्ग करने के बाद? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो मेरे दोस्त वो कहलाएगी आपकी काल्पनिक। क्या बोला गया? क्या बोला गया इधर बताइए, कि कोई सी भी संख्या हो, चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, कोई सी भी संख्या हो, अगर मेरे दोस्त आपने उसका वर्ग करके देखा, और वर्ग करने के बाद में अगर आपको पॉजिटिव नंबर प्राप्त हुआ, धनात्मक संख्या प्राप्त हुई, तो वो वास्तविक है, और अगर वर्ग करने के बाद में आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त हुई तो वो काल्पनिक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि सर कैसे, तो देखिए समझिए, जैसे कि आपसे कहा जाए कि जैसे मैंने आपको 3 लिया, देखो 3 धनात्मक वास्तविक है या काल्पनिक है, कैसे जांच करें? इसके माध्यम से जांच कर लो बेटा। स्क्वायर करिए इसका, स्क्वायर करके देखा आपने, तो बेटा 3 का वर्ग कितना होता है? 9। आपको ये नहीं देखना कितना है, आपको ये देखना धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो देखो 9 कौन सी है, धनात्मक है ऋणात्मक है? तो आप कहोगे सर धनात्मक है। कौन सी है? धनात्मक है। तो धनात्मक संख्या आ गई तो वो वास्तविक। जैसे कि आपने -3 लिया, क्या लिया? -3। पहले धनात्मक संख्या ली, उसका वर्ग भी धनात्मक आया, या ऋणात्मक ली तो -9 का वर्ग कितना होता है? वही +9। बेटा ये भी कौन सी संख्या है? धनात्मक आई। तो आप कह सकते हो सर -3 भी कौन सी होगी? वास्तविक होगी। आपने √3 लिया, अरे क्या लिया? √3, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो मुझे बताओ 3 धनात्मक है ऋणात्मक है? सर ये भी धनात्मक है। तो बेटा कोई सी भी संख्या का आपने वर्ग किया, वर्ग करने के बाद में अगर धनात्मक की संख्या प्राप्त हो रही है, ये सब संख्या क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक कहलाएगी। लेकिन मैंने आपसे कहा बच्चे कि बताओ √-3, अरे क्या कहा? √-3। अब आपने कहा कि सर इसकी जांच करें, तो इसमें आपने स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करके आपने इसको स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता, तो अंदर क्या बचा मेरे बच्चे? -3। अब ये -3 कौन सी? -3 कौन सी? ऋणात्मक। और आपको बताया गया था कि अगर ऋणात्मक संख्या आ जाती है वर्ग करने के बाद भी, तो बेटा वो कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या होगी। तो अंडर रूट के अंदर, वर्गमूल के अंदर जितनी भी ऋणात्मक संख्या है, वो सब संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्या क्लियर है पिक्चर? क्या कि किसी भी संख्या का वर्ग करो, धनात्मक आए वास्तविक, ऋणात्मक आए काल्पनिक। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। अब देखो इसमें एक चीज कि आपको अगर इसको मेरे दोस्त, अगर आपको यहां पर एक कोशिश दे दिया जाए इस पे, जैसे कि आपसे कहा जाए कि √-49 की वैल्यू क्या होगी? √-49 की वैल्यू क्या होगी? और आपको मेरे दोस्त 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो आपका आंसर क्या निकलना चाहिए? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए आपको दिया जाए 7,
ऑप्शन नंबर बी -7, ऑप्शन नंबर सी 7 आयोटा, ऑप्शन नंबर डी 7 आयोटा स्क्वायर। तो मेरे दोस्त बताओ क्या आंसर होना चाहिए? तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर कितना आएगा कि सर कोई बच्चा कहेगा कि -7 आएगा, कोई कहेगा 7 आएगा, तो बेटा इसमें आएगा कौन सा आंसर? तो ये तो कभी हो ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ये कौन सी संख्या अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक आ रहा, मतलब काल्पनिक, और ये कौन से नंबर है? वास्तविक। तो काल्पनिक संख्या का आंसर वास्तविक तो होगा नहीं, तो फिर कैसे करें सोल्व? तो फिर आपको ध्यान रखना है इसको सोल्व करने के लिए बेटा अंडर रूट -49 को आप क्या लिख सकते हो? 49 इंटू -1। क्या लिख सकते हो? 49 इंटू -1, क्योंकि -1 को 49 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? -49। लेकिन अभी जस्ट मैंने बताया था 1 मिनट पहले कि अगर ये काल्पनिक संख्या है तो -1 किसकी वैल्यू होती है बताओ? आयोटा स्क्वायर की। किसकी वैल्यू होती है? आयोटा स्क्वायर। अब आपका आंसर आ जाएगा। 49 का अंडर रूट कितना होता है? 7, और आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? आयोटा। अरे आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट एनसील, तो क्या बचा? आयोटा। तो इसका फाइनल जो आंसर होगा मुझे बता सकते हो क्या हुआ? फाइनल जो आंसर है मेरे दोस्त वो आपका आंसर हुआ 7 आयोटा। अरे कितना हुआ? 7 आयोटा। तो ध्यान रखे, अगर आपसे यहाँ मैं कह दूं अंडर रूट -9 तो आप कह देना सर 3 आयोटा। यहाँ कह दो अंडर रूट -16 तो आप कह सकते हो 4 आयोटा। सोल्व कैसे किया? ऐसे। तो या तो आयोटा लगा होगा पीछे, और या अंडर रूट के अंदर क्या होगा? माइनस। वो आपकी क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। क्या आपके क्लियर है? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, काल्पनिक किसे कहते हैं? आप देखिए मेरे दोस्त, अपन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अपन चलते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की? क्या वास्तविक संख्या? अपन बात करते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। मेरे दोस्त वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। अरे वास्तविक संख्या भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है सर? बेटा यहाँ पर एक होती है परिमेय। अरे कौन सी होती है? परिमेय। और दूसरी होती है अपरिमेय। अरे दूसरी कौन सी होती है? अपरिमेय। दूसरी संख्या होती है आपकी अपरिमेय। एक होती है परिमेय और एक होती है अपरिमेय। कि सर ये क्या होती है? तो बेटा आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके। क्या बोला गया? जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना आपको, हर का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इसमें ऐसी संख्या जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अब ये क्लियर कैसे होगी? एग्जाम्पल के थ्रू। बेटा आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें अपन तो जैसे आपसे कहा गया 3/4। देखो अंश कितना है इसमें? 3, और हर कितना है? 4। जैसे आपसे कहा जाए 1/3, फिर दोस्त आपसे कहा जाए 22/7, आपसे कहा जाए 0। ये सब कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। कोई बच्चा कह सकता है सर 0 कैसे हो सकती है? आप कह रहे हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। बच्चे यहाँ हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन 0 क्या है? 0 को क्या लिखा जा सकता है? 0/1। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आता है मेरे बच्चे? 0 ही आता है। अरे क्या आता है? 0 ही आता है। तो 0 यहाँ क्या है? अंश है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है। तो 0/1 क्या होता है? 0। तो मेरे दोस्त 0 भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अगर ये परिमेय संख्या की बात करें तो अरे परिमेय संख्या में मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, वर्गमूल के अंदर ए पूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी है सब क्या है आपकी? मैं आपको लिख सकता हूं ए पूर्ण वर्ग। कौन सी? ए पूर्ण वर्ग। ए पूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी है अगर वो अंडर रूट के अंदर आ रही है तो वो सब संख्या क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? आपकी ए पूर्ण वर्ग संख्या जितनी भी है वो सब संख्या क्या कहलाएगी मेरे दोस्त? ए परिमेय संख्या कहलाएगी। ए पूर्ण वर्ग देखिए ऐसे, जैसे कि आपसे कहा जाए √2,
√3, मतलब जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं किया जा सकता है, वो अगर वर्गमूल के अंदर आ रही है तो सब क्या कहलाएगी, ए पर में। जैसे √5, एक आप कह सकते हो पाई। पाई सर ये पाई, ये वर्गमूल का है इसके ऊपर। तो बेटा इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि दशमलव के बाद में अगर उसका प्रसार अनंत तक चलता जाए लेकिन पुनरावर्ती नहीं हो, दशमलव के बाद में अगर प्रसार की पुनरावर्ती हो रही है तो वो परिमेय में काउंट होता है। कैसे? जैसे कि 1.13 पे मैं क्या लगा दूं, बार, इसका मतलब है 3 बार बार आ रहा है। जैसे कि 0.3 बार, इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि इसका मतलब है आपका कि ये बार बार आ रहा है। 0.3 बार, इसके बार लगने का मतलब है कि 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट। तो दशमलव के बाद में अगर अंक बार बार रिपीट होते हैं तो वो परिमेय में आएंगे। दशमलव के बाद में अगर अंक रिपीट नहीं हो रहे तो किस में आएंगे, अपरिमेय में आएंगे। क्या क्लियर है? सर क्लियर है। अब परिमेय संख्या भी कई प्रकार की होती है। पहले अपन ने पढ़ा संख्याएं दो, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक भी दो, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय कितने प्रकार की होती है मेरे दोस्त? तो परिमेय में आपको ध्यान रखना है, परिमेय संख्या भी आपकी 2-3 प्रकार की होती है। जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। कौन कौन सी? देखिए, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी परिमेय संख्या के अंदर, उसके बाद में अपन बात करेंगे मेरे दोस्त। जैसे कि आपसे कहा जाए प्राकृत संख्या, जिसे आप बोलते हो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। एक होती है आपकी पूर्ण संख्या और एक होती है आपकी मेरे दोस्त पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, तो बताओ मुझे पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो देखो, प्राकृत संख्या वो संख्या होती है जो एक से स्टार्ट होती है मेरे दोस्त और कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। वो सब संख्या किस में काउंट होगी, प्राकृत संख्या में। पूर्ण क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है मेरे दोस्त और कहां तक चलती है, अनंत तक चलती है। वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या। और पूर्णांक क्या होती है, माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है वो सब संख्याएं किसमें काउंट होगी, पूर्णांक संख्या में काउंट होगी। माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सब किसमें आती है मेरे दोस्त, पूर्णांक संख्या में आती है। किसमें आती है, पूर्णांक संख्या में आती है। तो आज अपन ने कंप्लीटली क्या देख ली, संख्याएं। अप्राकृत संख्याएं भी कई प्रकार की होती है, जैसे सम और विषम, ये सब जानते हैं। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, वो अपन आगे देखते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त, आप सबसे पहले देखिए सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर, और एक होता है ओड नंबर। एक कौन सा होता है, ओड नंबर, इसे बोलते हैं विषम संख्या। तो सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, वे प्राकृत संख्याएं जिसमें दो का पूर्णतः भाग चला जाए। क्या पॉइंट ध्यान रखना है, वे प्राकृत संख्याएं जिसमें दो का पूर्णतः भाग चला जाए सम संख्या कहलाती है। और वे प्राकृत संख्याएं जिसमें दो का पूर्णतः भाग नहीं जाए वो कौन सी संख्या कहलाती है, विषम। जैसे कि दो, दो में दो का भाग जा रहा है, 4, 6, 8, ये कौन सी संख्या मेरे दोस्त, सम संख्या। जैसे एक में नहीं जा रहा दो का भाग, 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 7 में नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, ऐसे आगे तक चलती जाएगी। तो मेरे दोस्त ये संख्याएं कौन सी है आपकी, ये संख्याएं कौन सी है आपकी, विषम संख्या, जिसमें दो का पूर्णतः भाग नहीं जाता है वो संख्याएं कौन सी कहलाएगी, विषम। और वे प्राकृत संख्या जिसमें दो का पूर्णतः भाग चला जाए वो कौन सी कहलाएगी, सम। अब किसी के दिमाग में आ सकता है सर इसमें आपने जीरो क्यों नहीं लिया। तो बेटा जीरो प्राकृत संख्या में ऐड नहीं है। जीरो किसमें ऐड नहीं है, परिभाषा क्या बोला मैंने, वे प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या अभी बताई थी 1 मिनट पहले, कहां से स्टार्ट होती है, एक से। तो एक में जा रहा है क्या भाग, नहीं जा रहा, तो वो किसमें किसमें रखो, विषम में। फिर एक के बाद क्या था, दो, दो में जा रहा है कि हाँ, तो वो किसमें आएगा, सम में। तो बेटा सबसे छोटी सम संख्या क्या कहलाएगी आपकी, दो कहलाएगी। आई बात समझ में।
तो आज अपन ने कंप्लीटली क्या पढ़ी, संख्याएं पढ़ी। तो आपको मैं जीरो लेवल से आगे तक चलेंगे, उसके बाद अपन कंप्लीटली क्वेश्चनों की पहले बेसिक पढ़ेंगे, फिर अपन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप क्लास समझ में आई हो या अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर कल मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।